वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। हमने यहाँ पे अपने एकेडमी पे RJS के रिलेटेड एक सीरीज़ चला रखी है, जिस सीरीज़ में हम माइनर एक्ट्स कर रहे हैं RJS के। उसी सीरीज़ में ये एक्ट भी फॉल करता है और ये सिलेबस में आता है RJS के। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप देखें आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का एरा जो है वो चल रहा है, उसमें रील्स देख लो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, इससे पहले टिकटॉक था, तो दे इनडिसेंटली रिप्रेजेंट वुमेन और वुमेन देम सेल्फ इनडिसेंटली रिप्रेजेंट। और जो इनडिसेंट होगा उसी को ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये सब देख के आज के टाइम में ये एक्ट की इम्पॉर्टेंस ही और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ना सिर्फ हमें ये बताता है कि वुमेन्स को क्यों डिग्निफाइड तरीके से अपलिफ्ट करना है सोसाइटी में, बल्कि ये इंडिसेंट एक्ट्स को एक ऑफेंस के रूप में भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक छोटा माइनर एक्ट है जिसके अंदर 10 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं सेक्शंस पे। दिस एक्ट इज कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये एक्ट नंबर 60 है 1986 का और इसकी एनेक्टेड डेट है 23 दिसंबर 1986। प्रियम्बल क्या बोलता है इसका? एन एक्ट टू प्रोहिबिटेड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशंस, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। बेसिकली ये वो एक्ट्स को प्रोहिबिटेड करता है जो वुमेन्स को इंडिसेंट रिप्रेजेंट करती है। कहाँ पे? किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी पब्लिकेशन में, किसी राइटिंग में, पेंटिंग में, फिगर्स में या किसी और अदर मैनर से या उनसे रिलेटेड मैटर्स को लेके, तो उन एक्ट्स को सबको वो प्रोहिबिटेड करता है। बी इट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन इसकी बात करता है द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, जैसे कि अदर एक्ट्स की फर्स्ट सेक्शन बात करता है सेम वेज। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग, स्पेसिफिकली मैं लिख दूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली, इंक्लूडिंग JNK। ठीक है, JNK को लेके जो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, लेकिन 2009 के एक्ट के बाद JNK भी अब होल ऑफ इंडिया में इस कैटेगरी में आ गई है। मतलब होल ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, तब भी था, लेकिन ये एक्ट इन्फोर्स नहीं होते थे। तो अब ये एक्ट भी JNK में इन्फोर्स होंगे और यहाँ पे जो इन्फोर्सेबिलिटी है वो पूरी इंडिया में है। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। इसकी एनफोर्सेबल डेट वो डेट होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में अपॉइंट करेगी, जो कि है 25 सितंबर 1987। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 इसकी बात करता है वो है डेफिनेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट द अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट, ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। किसी लाइट से, साउंड से, स्मोक से, गैस से कैसे भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन बनाती हो तो वो एडवर्टाइजमेंट कहलाएगा। सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर B बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स करता है डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैम्पल्स, वेदर फ्री और अदरवाइज। जो सैम्पल्स फ्री भी दे रहे ना वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन C बात करता है इसका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या है। वापस से इसमें लगा लो स्टार। मीन्स द डिसेप्शन ऑफ एनी मैनर ऑफ फिगर ऑफ अ वुमेन, her form, or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating women or is likely to deprave, corrupt, injure the public morality or morals। ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो वुमेन का अपने फिगर के हिसाब से, बॉडी के, कोई भी ऐसा पार्ट जो ऐसे इंडिसेंट या डेरोगेटरी तरीके से वुमेन को प्रेजेंट कर रहा है कि वो लाइकली, कि वो हो सकता है, वो प्रेजेंट जो हो रहा है वो एक प्रेजेंटमेंट जो हो रहा है वो डिप्रेव कर दे, करप्ट कर दे, इंजरी कर दे, किसको? पब्लिक मोरालिटी को या मोरल्स को, तो वो क्या हो जाएगा? वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
डी बात करता है इसकी लेबल। लेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, जो लेबल यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है वो लेबल का मतलब क्या है। लेबल मीन्स कोई भी एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर्स अफेक्ट्स टू और अपेयर अपॉन एनी पैकेजेस। तो लेबल का मतलब था कोई भी राइटिंग, मार्क, स्टैम्प, पेंटिंग, ग्राफिक मैटर्स, जो भी जो अफेक्ट्स किए हैं या अपेयर हो रहे हैं किसी पैकेज पे, तो वो लेबल कहलाएगा। ई बात करता है पैकेज की। पैकेज का मतलब क्या है, पैकेज का मतलब होता है बॉक्स, कार्टन, टिन एंड अदर कंटेनर। एफ बात करता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब होना। सेक्शन नंबर 3 बात करता है द प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। प्रोहिबिटेड कर देना एडवर्टाइजमेंट को जो कंटेन करते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। No person shall be published or cause to be published or arrange or to take part in the publication, exhibition of any advertisement which contain indecent representation of women in any form. ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्सन जो होगा वो ना तो पब्लिश करेगा, ना पब्लिश करने के लिए अरेंज करेगा, ना उसमें पार्ट करेगा, कि ना एग्जिबिट करेगा, किसी भी तरीके से अगर वो वहाँ पे उस एडवर्टाइजमेंट में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो वुमेन का। सेक्शन नंबर 4 बात करता है द प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट एट्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब ये प्रोहिबिट करता है उन पब्लिकेशंस को या उन बुक्स को, पैम्पलेट्स को जो कंटेन करते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो नो पर्सन शैल बी प्रोड्यूस, तो ये बात करता है नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी ऑफ द फॉर्म। किसी भी तरीके से, राइटिंग से, फिल्म से, ड्राइंग से, पेंटिंग से, फोटोग्राफ से, किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन वुमेन को इनडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको प्रोहिबिटेड करा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, लेकिन कुछ भी चीज़ इस सेक्शन में अप्लाई नहीं होगी। किस चीज़ को लेके, कोई भी ऐसी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, अगर वो पब्लिकेशन हुआ हो कि वो जस्टिफाइड है एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड के लिए जस्टिफाइड है, ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जर्नल कंसर्न। अगर ये रिप्रेजेंटेशन या बुक्स वगैरह जो हैं वो पढ़ाई पब्लिक गुड के लिए है या साइंस के लिए है, लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, लर्निंग के लिए, किसी और ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न के लिए हैं, तो वो पब्लिकेशन को प्रोहिबिटेड नहीं करेंगे। विच इज़ कैप्ट और यूज बोनोफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर उन्हें रखा गया है गुड फेथ में और रिलीजियस पर्पस के लिए तो भी वो बुक्स, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड्स, फिल्म्स, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी और रिप्रेजेंटेशन या फिगर जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसका एग्जांपल लें तो साउथ के बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे नेक्ड फिगर्स हैं, लेकिन वो क्योंकि रिलीजियस पर्पस से हैं तो इसलिए उन्हें प्रोहिबिटेड नहीं किया जा सकता। Any representation, sculpture, engraved, painting, otherwise represented on or in। अब ये जो फॉलोइंग है, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी साउथ के टेम्पल्स का, उसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो वो एंशियंट मूवमेंट्स में आ जाएंगे, मोन्यूमेंट्स में आ जाएंगे और वो यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। कोई भी टेम्पल, कार यूज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और कैप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, वो भी यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। या कोई भी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट, तो भी वो यहाँ पे सेफ हो जाएंगे और उन पे ये अप्लाई नहीं किएगा। पावर टू एंटर एंड सर्च, सेक्शन नंबर 5, subject to the general rules as may be prescribed, any gazetted officer authorized by the state government may within a local limit of an area for which he is so authorized। okay, जब ये इंफॉर्मेशन एक ऑफिशियल के पास आएगा, ये एक अथॉरिटी के पास आ गई कि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो इंडिसेंट रिप्रेजेंट करते हैं वुमेन को या यहाँ ऐसी पेंटिंग्स हैं या ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो वुमेन्स को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट जो है
उसको लोकल लिमिट्स में भेज सकती है और फॉलोइंग पावर्स जो है उस ऑफिसर को दे सकती है। जैसे पहली पावर उसको क्या देगी, पावर टू एंटर एंड सर्च ऑल द रीजनेबल टाइम का मतलब सेम होता है जो आईपीसी में होता है, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट टाइम रीजनेबल टाइम नहीं होता, दिन का टाइम, और जैसे ही सूरज डूब जाएगा रीजनेबल टाइम नहीं माना जाएगा। विद द असिस्टेंस इफ with such assistance sorry guys ऐसी असिस्टेंस, ऐसे हेल्प के साथ, if any he consider necessary any place in which he has a reason to believe that offense under this act has been or is been committed, एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। जैसे मैंने भी बताया कि एक ऐसे गोडाउन का पता चला जहाँ पे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेड बुक्स रखी हुई हैं, तो वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। सीज एनी एडवर्टाइजमेंट और बुक और पैम्पलेट और पेपर, फिल्म्स, राइटिंग, सब प्रोडक्ट्स को सीज कर सकते हैं। एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन अंडर वन एंड सीज द सेम इफ द रीजन टू बिलीव इट may furnish evidence for the commission of an offense punishable under this act, ठीक है, उसको सीज भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, लेकिन अगर वो एक प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस मतलब प्राइवेट लोग उसमें रह रहे हैं तो उसको वारंट की ज़रूरत पड़ेगी, वारंट के अलावा उसकी एंट्री नहीं होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीज अंडर दिस सबसेक्शन में एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग विच कंटेन एनी सच एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग द कॉन्टेंट्स इफ एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग इफ एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग एम्बोज्ड और अदरवाइज सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी, यूटिलिटी एंड सेलेबल वैल्यू देयर ऑफ, ठीक है। अगर वो ऐसा है कि उसको उसकी सेलेबल वैल्यू से उसको अलग नहीं कर सकते। द प्रोविजन ऑफ CRPC शैल एज फार एज पॉसिबल अप्लाई टू सीज और सीजर, सर्च और सीजर, जहाँ यहाँ पे जो पावर है वो सेम पावर्स है और प्रोविजन के लिए सेम पावर्स अप्लाई होंगे, सेम रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे जो CRPC में उसके रिलेटेड है अंडर सेक्शन 94 में। Where any person sees otherwise under clause B, C or C, he shall as soon as may be inform the nearest magistrate and take his order on the custody. Same ways जैसे उसने वहाँ पे जाके सर्च किया, एंटर किया, तो मजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे पेनल्टी की बात करते हैं। पेनल्टी क्या है, जैसे उन्हें पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली और ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया, ठीक है। अब ऑफेंस जब कमिट हो गया, एनी पर्सन हु कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 and 4 shall be punishable for the first convenience with imprisonment of either description for term which makes sense to 2 years or fine or which makes sense to 2000 rupees, 2 साल तक की पनिशमेंट और 2000 रुपये तक की फाइन। इन द इवेंट ऑफ सेकेंड subsequent conviction with imprisonment of a term for not less than 6 months but which makes sense to 5 years, 6 महीने से लेके 5 years तक, and also with the fine or not less than 10,000 rupees but which makes sense to 1,000 rupees। अगर वो दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे 10,000 से लेके 1,00,000 तक का फाइन मिलेगा, और अगर फर्स्ट टाइम पकड़ा गया तो 2 साल से लेके 2,000 रुपये तक उसको फाइन दिया जा सकता है। ये पेनल्टी इस एक्ट में दी गई है। सेक्शन नंबर 7 बताता है ऑफेंसेस ऑफ बाय कंपनी। अगर ऑफेंसेस ये कंपनी करती है तब क्या होगा। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ और वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रोसीड एंड पनिश अकॉर्डिंगली। तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा ना उस टाइम में जब ये ऑफेंस कमिट हो रहा था वो पनिश किया जाएगा, उसी के खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग एंड कंटेन इन सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंसी टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। लेकिन अगर वो ऑफिसर इंचार्ज ये बता दे कि मेरी नॉलेज में ये था ही नहीं, या ये बता दे कि मैंने सारे ड्यू डिलिजेंसीज फॉलो करी थी
इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑफेंस ना कमिट हो जाए। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, इट इज प्रूव दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसर्न और कन्वीनियंस ऑफ और एट्रीब्यूट टू और एनी नेग्लेक्ट और पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be proceed against and punished officer। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर्स के थ्रू मिली है इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो वो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी जो है वो पनिश किया जाएगा और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है द टर्म कंपनी एंड डायरेक्टर, कंपनी और डायरेक्टर को। कंपनी का मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी फर्म्स कैसे भी वो कंपनी में भी काउंट होंगे। दूसरा डायरेक्टर का मतलब होता है फर्म से रिलेटेड, अगर हम फर्म से रिलेट कर दे तो पार्टनर इन द फर्म में, इन द फर्म। डायरेक्टर का मतलब वैसे तो इन्होंने डायरेक्टर का जो मतलब है वो सही से बताया नहीं, लेकिन उन्होंने एक नैरो डेफिनेशन दी है कि अगर डायरेक्टर रिलेट करता है फर्म से, ठीक है, किसी फर्म से रिलेट करता है, तो फर्म में जो मेंबर होते हैं ना वो भी यहाँ पे डायरेक्टर कहलाए जाएंगे। सेक्शन नंबर 8 बात करता है द ऑफेंसेस टू बी अ कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल। जो ऑफेंस इस एक्ट के अंदर कमिट किए जाएंगे वो बेलेबल होंगे। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, और वो कॉग्निजेबल भी होंगे, बेलेबल एंड कॉग्निजेबल होंगे। Protection of the action taken in good faith. No suit prosecution or other legal proceeding shall lie against the central government, state government, or any officer of the central government or any state government for the time being in force, which is in good faith done or intend to be done under this act. तो जो एक ऑफिसर ने इस एक्ट के अंदर एक्शन लिए हैं वो सेफ होंगे यहाँ पे, अगर उन्होंने एक्शन गुड फेथ में लिया है और इस एक्ट को करने के, इस एक्ट ने जो उनको पावर दी है उसी से रिलेटेड करा है, तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे। सेक्शन नंबर 10 बात करता है पावर्स टू मेक रूल्स, कौन रूल्स बनाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट वे मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रूल्स बनाएगी, कोई एक पर्टिकुलर वे विदाउट prejudice to the generality of foregoing power, and such rules may provide for all any of the following matter। किन से रिलेटेड कोई भी मैटर कि वो सीज कैसे करें एडवर्टाइजमेंट को या अदर आर्टिकल को या कोई और मैटर जो रिक्वायर करता हो या मे प्रिस्क्राइब करा हो, उन सब के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी और ये पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा जब भी इसमें कोई चेंज करने की बात आएगी, और पार्लियामेंट विद इन 30 days में इसका डिस्पोज ऑफ करेगी, रूल्स बनाएगी इसके रिलेटेड। तो अब आ जाते हैं इसके प्रियम मैं यहाँ पे इंडेक्स पे, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एक चीज़ बताते थे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। इसकी एनेक्टेड डेट क्या थी, अभी मैं एक बार थोड़ा सा बता दूँ। तो 23 दिसंबर 1986 एनेक्टेड डेट थी, 25 सितंबर 1987 एनफोर्सेबल डेट थी, ठीक है। डेफिनेशन क्लोज 4-5 डेफिनेशंस बताती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट वुमेन को कैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंट करते हैं ये सब बताती है। 3 इसका इम्पॉर्टेंट है और 4 इसका इम्पॉर्टेंट है। 3 तो एडवर्टाइजमेंट्स को प्रोहिबिटेड कर देता है और 4 प्रोहिबिटेड कर देता है किसी भी तरीके के पब्लिकेशन को जो रिलेट बुक्स, पैम्पलेट्स को किसी भी तरीके से राइटिंगली, पेंटिंगली, कैसे भी अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा तो ये, तो बेसिकली ये दोनों जो प्रोविजंस है ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, अगर इनका वॉयलेशन होगा तो पेनल्टी मिलेगी सेक्शन नंबर 6 में। पेनल्टी क्या मिलेगी सेक्शन नंबर 6 में, अगर पहली बार ऑफेंस कमिट किया तो 2000 तक का फाइन और 2 साल तक की पनिशमेंट। अगर दूसरी बार ये ऑफेंस किया है तो 6 महीने से लेके 6 साल तक, 6 साल नहीं है शायद, 5 साल, 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट और 10K से लेके 1 लाख तक की फाइन की इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे मिलेगी।
अगर कंपनीज करती है तो ऑफिसर इंचार्ज होगा उसका वो, और अदरवाइज ये देख लिया कि डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है या सेक्रेटरी है कि किसको उसको नॉलेज थी तो वो यहाँ पे बुक किया जाएगा। हर एक ऑफेंस यहाँ पे कॉग्निजेबल और बेलेबल होंगे। बेलेबल मतलब जिन ऑफेंस के लिए बेल मिलती है, एंड कॉग्निजेबल मीन्स कंपाउंडेबल, ठीक है, जिनकी कम पनिशमेंट्स होती है। यहाँ पे जो एक्शन ऑफिसर लेगा, और वो एक्शन क्या लेगा, वो एक्शन सेक्शन नंबर 5 में लेगा कि उसके पास एंटर करने का, सीज करने का राइट है, और उनको सीज कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन सब को वो अपने और एंटर कर सकता है किसी भी प्रीमिसेस में, लेकिन वो हाउस ड्वेलिंग ना हो अनलेस कि आपके पास वारंट ना हो, तो वो प्रोटेक्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 9 में। और 10 में बता रहा है पावर टू मेक रूल्स, किसके पास पावर है रूल्स बनाने की, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं, वो उसकी मैं अलग सेपरेट एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि इसमें 4-5 ही सेक्शन है, तो मैं 4-5 ही केस हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं सेपरेटली एक और वीडियो में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।